अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। तो नाज़रीन, आज नियो पाकिस्तान में नए मौज़ूआत, अहम खबरें और दिलचस्प तबसरों के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद टीम पाकिस्तान ने इंग्लैंड को चित कर दिया, अवाम की खुशी दीदनी। शहबाज और मरियम के बाद कप्तान की ऑडियो लीक, साजिशी बयानिए का फ्लॉप सीन, मगर इमरान खान अब भी जिद पर कायम। किसानों की इस्लामाबाद पर चढ़ाई, मसला हकूक या सियासत, किसानों के मुतालबात किससे हैं? गैर मुल्की शहरी फिर गैर महफूज, स्ट्रीट क्राइम के बाद दहशतगर्दी, कराची के लिए वबाले जान, क्या अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है? सारा आहों और सिस्कियों के साथ सपुर्दे खाक, क्या घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? अमेरिका का पाकिस्तान पर दबाव, तालिबान का रूस की जानिब झुकाव, मास्को और काबुल के ताल्लुकात किस नहज तक जाएंगे? आफिया सिद्दीकी के मामले में दफ्तर खारजा फिर से एक्टिव, क्या पाकिस्तान की बेटी वतन वापस आ पाएगी? पेशावर में अनोखा स्कूल, साफ सुथरा कशादा माहौल, फंड्स में हुई ना कोई झोल। और इसके साथ साथ न्यू पाकिस्तान में कुछ अहम दिलचस्प खबरें और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम का नाजरीन बाकायदा आगाज करते हैं। कल से सोशल मीडिया पर, न्यूज मीडिया पर सिर्फ एक ही जिक्र है, खान साहब और साइफर। बात का आगाज करेंगे। ऑडियोज हंगामे ने हुकूमती मेंबरान के बाद अब अपोजिशन की जानिब रुख कर लिया। 27 मार्च को इमरान खान की जानिब से लहराए जाने वाले मरासले की कलई एक नई ऑडियो ने खोल दी। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदलते, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा। फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट में एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीजें। वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है। और फॉरेन सेक्रेटरी को सुनाए ताकि वो ना हो नहीं पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना। ये किस तरह इन्होंने बता दिया? यहाँ से उठी, जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉलो। तो नाज़रीन, कप्तान अपने पर्सनल सेक्रेटरी को वाज़े अल्फाज में मरासले के साथ खेलने का मशवरा दे रहे हैं। बड़ा क्लियरली हम सुन सकते हैं इस ऑडियो लीक में, मगर जब उनसे इस खेल के बारे में पूछा गया तो उनका मौक़िफ़ था कि अभी तो मरासले की खेल का आगाज ही नहीं हुआ। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, के सामने आ जाएंगे चलते, ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई। तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेल। इमरान खान के मुताबिक उन्होंने अभी खेल का आगाज नहीं किया। सवाल यह है कि 27 मार्च से अब तक कौम को जिस हैजानी कैफियत में मुब्तला किए रखा वो क्या था? मुल्क में सियासी अफरा तफरी, अदम बर्दाश्त और अनारकी की बुनियाद वो क्या था? वो क्या था जिसकी बुनियाद पर कप्तान ने कौम के जवानों को इदारों के खिलाफ भड़काया? वो क्या था जिसकी वजह से जीसी यूनिवर्सिटी के इल्मी माहौल को सियासी बनाया गया? वो क्या था जिसकी बुनियाद पर सियासी क़यादत को गद्दार करार दिया गया? कप्तान ने अभी खेल का आगाज नहीं किया, मगर इस सारे अरसे में मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने का खेल रचाया गया। नौजवानों के जज्बात, कौम की उमंगों के साथ खेल खेला गया। हम कोई गुलाम हैं कि खेल में पाकिस्तान के पासपोर्ट तक जलाने की मुहिम चलाई गई? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, न्यूट्रल के अल्फाज इस्तेमाल करके अवाम को इदारों के सामने खड़ा कर दिया गया, मगर ताहाल खेल शुरू ही नहीं हुआ। कप्तान के इल्जामात, दावे अब
अपनी जगह, मगर हुकूमत इस वक्त संजीदगी के साथ ऑडियोज के मामले पर तहकीकात कर रही है। ऑडियो लीक पर हुकूमत की जानिब से कमेटी बना दी गई है, जबकि इस मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ। इसी पूरे मामले के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है साबिक ज्वाइंट DGIB नवीद इलाही साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। पहला मेरा सवाल कि हाई सिक्योरिटी के बावजूद इतनी हसास गुफ्तगू PM हाउस की, ये लीक होना, आगे भी काफी कुछ आता रहेगा? जी बहुत शुक्रिया रबिया। मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो सिक्योरिटी है, जो उसके जिम्मेदार हैं, उनकी ये नाकामी है। चाहे जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आ गए हों बगिंग के लिए, इनका काम था कि उतना ही सोफिस्टिकेटेड काउंटर जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नवीद इलाही साहब साबिक ज्वाइंट DGIB हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। इस कॉन्वर्सेशन में यकीनी तौर पर मैं इनसे जानना चाहूंगी, साइफर का मामला पूरे सोशल मीडिया पर है, न्यूज़ की चर्चा में है, लेकिन इस पर एनालिसिस आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करना चाहूंगी। और इसकी जो वजूहात हैं कि ये ऑडियोज कैसे रिकॉर्ड होती हैं, लीक कैसे हो रही हैं, ये जानना आज की गुफ्तगू में बहुत ज़रूरी है। नवीद साहब हमारे साथ एक मरतबा फिर से हैं। जी सर, फरमाइएगा। जी मैं ये अर्ज कर रहा जी नवीद साहब, कैन यू हियर मी? नवीद इलाही साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब इस पूरे मामले के ऊपर जो खान साहब का जो वर्डिक्ट है, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग पहलू, दिलचस्प बात इसमें ये है कि वो पहली मर्तबा डिनाइल में नहीं गए इस ऑडियो लीक के हवाले से। खामोशी उन्होंने इख्तियार नहीं की, बल्कि वो इस चीज़ पर आमादा है कि ये गुफ्तगू उनकी ही है। नवीद साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, कनेक्टेड हैं। जी नवीद साहब फरमाइएगा, ये ऑडियो रिकॉर्ड कैसे होती हैं? पहले ये बताइए, मेरी ऑडियो जी सर, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रही हूँ जी। ठीक जी, ठीक है, थैंक यू। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इसकी सिक्योरिटी जिनके जिम्मे है, उनकी नाकामी है। जिसने भी हैक वहाँ पे बगिंग की है, जाहिर है पहले बग किया गया, उसके बाद जहाँ भी वो डेटा मौजूद था उसको हैक किया गया होगा या उसको प्रोवाइड किया गया होगा। और जो बगिंग है उसका तरीक़ाकार तो ये हो सकता है कि या कोई अंदर टेलीफोन, मोबाइल फोन ले जाने में कामयाब हुआ, या अंदर बगिंग की गई, या कोई जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो कोई अंदर लेके गया। तो ये तो यानी इंटरनली वहाँ पे ये रिकॉर्ड की गई है और फिर उसको या दिया गया या वो हैक हो गई। जहाँ भी उन्होंने मोबाइल में अगर डेटा रखा हुआ था तो वो किसी ने हैक कर लिया, जो इस पे डार्क वेब पे अवेलेबल हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी एक नाकामी थी जो जिम्मेदारान हैं उनकी, कि इसको वो सिक्योर करते, क्योंकि जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर जाएं, जहाँ पे रहें, जहाँ बात करें, वहाँ पे टेक्निकल स्वीपिंग की जाती है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डेली टेक्निकल स्वीपिंग होती है और एट टाइम्स ट्वाइस अ डे भी की जाती है और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ की जाती है। तो उसके बावजूद इसका होना जो है वो एक क्वेश्चन है। जाहिर है उसके लिए ही इन्होंने इंक्वायरी होल्ड की है। अच्छा नवीद साहब, खान साहब जो साइफर है वो पढ़कर सुना रहे हैं, उसका एनालिसिस जो हमने गुफ्तगू भी देखी, जो उसके अपने मंतक के मुताबिक एनालिसिस आवाम के सामने रखने की बात हो रही है, जो ऑडियो लीक में भी सामने है। अब ये पूरे मामले को क्यों उछाला जा रहा है? खान साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो ये बोला कि साइफर को पब्लिक कर दें, फिर उसके बाद खेलेंगे, फिर खेल का आगाज होगा। तो क्यों अभी इतनी हाइप बढ़ाई जा रही है, मामले को इतना उछाला जा रहा है, पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, तो क्यों साइफर को, अगर खान साहब हक पर है तो उसको फिर पब्लिक कर दे, बात तो फिर वहीं पर खत्म हो जाएगी। देखें, कल जो है कुछ 2-4 प्रोग्राम थे जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि हमने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इंडिकेट किया था इस कन्वर्सेशन के बारे में। ये जो साइफर वाला मामला है शुरू से ही मशकूक है। आप देखिए, मैं कुछ अर्सा एज ए डिप्लोमेट सर्व किया। ये जो साइफर भेजने वाला है ये एक रूटीन मैटर होता है। अच्छा, आप समझें कि कोई कमेंट्स आप ऐसे भेज रहे हैं जो कि उस मुल्क में आपने सुने हैं और किसी अथॉरिटी से सुने हैं या जाने हैं, और आप नहीं चाहते कोई थर्ड पार्टी सुने, तो आप उसको कोड करके यहाँ भिजवा देते हैं और यहाँ पे आके डी कोड होके उसकी एक रिपोर्ट बन जाती है। और वहाँ इस तरह के स्कोर्स, हंड्रेड्स
जो है मैसेजेस आते हैं। ठीक। अब आप इनकी कन्वर्सेशन से, उसके अलावा बाकी जो पहले भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे पता चलता है कि ये एक इसको बना के पेश किया गया, इस तरह थी नहीं। इस गुफ्तगू से, जिसको उन्होंने कल खुद भी इमरान ने एडमिट किया कि वो ऐसी बात हुई है, तो वो इसका मतलब है उस पर खेलना चाह रहे हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। और असल चीज जो है वो एक नॉर्मल रिपोर्ट आई है, अच्छा, जो इन्वेस्टर ने वहाँ गुफ्तगू की, उसको ये इसने कहा आजम खान साहब महला ही इज अ मेजर कल्प्रिट, जो अगर रेगुलेटर ऐसी बात करे, आपने दूसरी कन्वर्सेशन भी सुनी होंगी, जी जी, जो इस लेवल पे लोग होते हैं सेक्रेटरीज या बाकी, वो पॉलिटिशियन को, लीडर को समझाते हैं रूल्स के मुताबिक कि ऐसा नहीं करना, ऐसा आपने करना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही थी किसी की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं है, ये कैबिनेट में जाएगा मामला और वरना फ्लैग आएगा। तो ठीक, उन्होंने एक मशवरा दे दिया और प्राइम मिनिस्टर ने भी बात मान ली। यहाँ पे वो मिलके एक साजिशी माहौल में, वो कहता है हमने खेलना है, वो कह रहा है एनालिसिस तो हमने खुद करना है। इस मतलब दिस इज ऑल कॉन्कॉक्टेड, और उसका नुकसान जो है पॉलिटिकल नहीं है, उसका नुकसान। अच्छा, अभी खान साहब ने कल ही गुफ्तगू की, उन्होंने, अच्छा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी शराब एक पूरा स्कैंडल काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी इसकी बनी हुई है पूरे मुल्क में, तो इमरान साहब अब इस पर खुश हैं या परेशान हैं? अब ये जजमेंट पास नहीं की जाती, मैं आपका इस पर एनालिसिस भी जरूर लूंगी। साथ उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, इस पर शहबाज शरीफ को भी वो अदालत में घसीट सकते हैं, पीएम साहब को, तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, देखिए, ये पता नहीं, ना उसका ओरिजिन का पता है, ना किसने लीक किया है उसका पता चला है, तो इसलिए किसको घसीटेंगे वहां पे। बल्कि इंक्वायरी में ये भी शामिल होना चाहिए कि वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी कन्वर्सेशन कैसे रिकॉर्ड हुई। तो जो इंक्वायरी हाई पावर्ड बॉडी बना रहे हैं, उसमें उसका भी वो केस रख लें और बात क्लियर हो जाएगी। अगरचे मुझे उस हाई पावर्ड कमेटी से कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं वो अनर्थ करेंगे। शॉर्ट आंसर आपसे लेना चाहूंगी, टाइम कम है, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये लीक्स कहां से आती हैं और इनकी तहकीकात किस तरह से हो पाएगी या होगी? देखें, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अभी तो बड़ा क्लियर है, आपने देख लिया कि डार्क वेब ने इसको, जहाँ पे एक्सेस आम लोगों की होती है, और उससे बढ़ के एक डीप डार्क वेब है, वहाँ पे आम लोगों की एक्सेस नहीं है। तो वो जो फोरम चला रहे होते हैं, उनको अगर कोई प्रोवाइड कर दे या बेच दे, उन्होंने तो आगे सेल के लिए रख दी है। ठीक है, कुछ तो ऐसी हैं, कुछ जो है लोकली भी हो सकता है कि उसको लीक कर दिया गया हो। तो ये तो एक तरीकाकार ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि कमेटी जो बनाई है हाई पावर्ड, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है कि वो अनअर्थ करेंगे, लगता है कि हशअप किया जाएगा सारे मामले को। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद इलाही साहब, साबिक ज्वाइंट DGIB हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बात अब यहाँ तक सिर्फ रुकी नहीं है, क्योंकि ये लग रहा है कि जो ऑडियो लीक्स है, इसकी एक सीरीज अब हमें देखने को मिलेंगी, और सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी हुआ है कि फ्राइडे को, जो कि यानी कि कल के दिन, मजीद क्लिप भी सामने आ सकते हैं। तो ये सिलसिला कब जाके थमेगा, पाकिस्तान की साख से कितनी डैमेज या मुतासिर होगी, और इस सिलसिले को कौन रोकेगा, ये वो सारे सवालात हैं जो इन ऑडियो लीक्स के बाद पैदा हो रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे अगेन। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और गुज़श्ता रोज सनसनीखेज मुकाबले के बाद टीम पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। 7 मैचेस की सीरीज में 3-2 की बर्तरी हासिल कर ली है, और पाकिस्तान के 140 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लिश बैटर 7 विकेटों पर 139 रन ही बना सके। सिर्फ वहीं पर ढेर हो गए जहां रिजवान आखिर तक डटे रहे, वहीं हमारा मिडल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम दिखाई दिया। मगर कम स्कोर के बावजूद बॉलर्स ने लाज रख ली, शुक्र है। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से ऑलराउंडर आमिर जमाल ने इंटरनेशनल डेब्यू किया, मगर कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये उनका डेब्यू था। जो आखिरी ओवर उन्होंने करवाया है, उसके बाद पाकिस्तानियों के वो नए हीरो बन चुके हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे साबिक कप्तान मिसबाहुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मिसबाह फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। कल के मैच के हवाले से जरा एनालिसिस में आपसे लेना चाहूंगी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने लो टोटल को भी अच्छा डिफेंड किया, हम जीत गए, अच्छी बात यह है। क्या कहेंगे इस पर, हमें ज्यादा स्कोर करना चाहिए था? जी बिल्कुल नबिया, मेरे ख्याल में स्कोर इनफ नहीं था, लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। स्पेशली आज जो बाबर की कैप्टनसी थी, जो चेंजेस थी, वो भी बड़ा फ्लेक्सिबल रहा है, और उसने सिचुएशन के मुताबिक चेंजेस की अच्छा यूटिलाइज़ किया अपने रिसोर्सेज को। तो आई थिंक ओवरऑल
वेरी वेल डन बाय पाकिस्तान। ये स्पेशली जो भी पढ़ रही थी और उसमें ये टोटल डिफेंड करना, आई थिंक वो बड़ी अचीवमेंट और पाकिस्तान को बड़ा कॉन्फिडेंस। अच्छा मिसबा, हमारे खिलाड़ियों का जो स्ट्राइक रेट है वो T20 से मैच नहीं कर पा रहा, हमें मुस्तकिल मिजाज हार्ड हिटर की इस वक्त कितनी जरूरत है? बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि स्ट्राइक रेट में इश्यूज आ रहे हैं। एवरेज मतलब आपकी जो परफॉर्मेंसेस भी हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में। एक कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, बट क्या करें आपने सारे तकरीबन बैट्समैन यूटिलाइज किए हैं और यही वो बैट्समैन है जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। दैट्स होप फॉर द बेस्ट। कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और जो भी काम लेना अब इन्हीं से लेना है। आई थिंक इनको भी अब मेरे ख्याल में थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी कि जितने अरसे से मसला रहा है पाकिस्तान का उसको हम किस तरीके से हमने ख़त्म करना है। और स्पेशली आई थिंक अब हमारा जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, मुसलसल इस पर तनकीद हो रही है, मुसलसल नाकाम भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा आगाज फराहम ना करने की वजह इंग्लैंड की बॉलिंग आप समझते हैं या हमारी टीम की नाकामी? जी मेरे ख्याल में बिल्कुल थोड़ा सा कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया इंग्लैंड ने, और स्पेशली मार्क वुड को जैसे वो यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट बॉलें सरप्राइज़ दिया पाकिस्तान को, क्योंकि T20 क्रिकेट में नॉर्मली कोई टीम इस तरह करती नहीं है कि आपको इन स्लो पिचेस पे शॉर्ट बॉलिंग के साथ अटैक करें। तो आई थिंक पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इंग्लैंड से और टेकन बाय सरप्राइज़। और अब पाकिस्तान को मेरे ख्याल में आगे सोचना पड़ेगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, वहाँ खेलना है, तो हमें शॉर्ट बॉल को टैकल करना और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आई थिंक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए आगे के मैचेस में स्पेशली। अच्छा रिजवान अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं दे रहे हैं, उनकी इनफरादी इनिंग्स तो बन रही हैं ऑब्वियसली, मगर टीम को उस तरह से फायदा हमें नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ अगर रिजवान के 63 रन ना होते तो फिर बाकी क्या बचता है? इस आर्गुमेंट को आप कितना दुरुस्त मानते हैं? देखिए नबिया, बात यह है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके सेट बैट्समैन होते हैं, एक तो उनको स्पेशली जब उनका कोई भी मैचअप सामने आता है, कोई ऐसा बॉलर उनके सामने आता है कि जिसको वो कैश कर सकते हैं, तो आप ये ना सोचें कि पीछे हमारे बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करें और उस ओवर में ज़रूर अपोजिशन पे प्रेशर डालें। स्पेशली हम लोग जब टारगेट सेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त कई दफ़ा हम इनिंग को बिल्ड करने चले जाते हैं। तो आई थिंक T20 क्रिकेट में 2-3 बॉल होते हैं किसी भी बैट्समैन के लिए, और फिर आप पूरा वो जो एक टीम का टोटल आपने जहन में सोचा तो उसकी तरफ जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि उस इंटेंट को थ्रू आउट द इनिंग रखें। ठीक है। अच्छा मिसबा, शान मसूद के हवाले से मैं आपसे ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा उनके सपोर्टर्स रहे, बार बार बात होती रही कि उनको टीम में शामिल किया जाए। अब दूसरा मैच है, वो खुद को उस तरह से साबित नहीं कर पाए। क्या कहेंगे, शान मसूद को सेट होने में मज़ीद कितना वक्त लगेगा? देखिए बात यह है कि हर इनिंग में कोई भी बैट्समैन रन नहीं करता। आपने उसके पोटेंशियल को चांस देना होता है, जितने उसने स्कोर किया है पिछले 2 सालों में। ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट। मुश्किल पिच थी, नहीं हो सका, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में पैनिक नहीं होना चाहिए और उसको अभी कंसिस्टेंट चांस देने चाहिए। और अभी ये 2 मैच भी हैं, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की टीम में भी है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम एतमाद शो करेंगे तो वो भी बेहतर इनिंग। अच्छा अगले मैच में टीम पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? आज जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेम अगर देखें तो बहुत अच्छी इनिंग थी, क्योंकि आज सिनेरियो डिफरेंट था। क्रिटिसिज्म उस टाइम आता है जब आपके 50 या 55 पे एक आउट होता है और उसके बाद आप 10 या 12 ओवर या 15 ओवर तक जाते हैं और विकेट्स इन हैंड होती हैं। तो उस वक्त मुझे लगता है कि चाहे वो बाबर खेल रहे हो या रिजवान या कोई भी बैट्समैन, तो उस वक्त हमें एक्सलरेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिनेरियो एक डिफरेंट होता है। आज के मैच में तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छी इनिंग कोई भी हो सकती थी, क्योंकि पिच ऐसी थी, विकेटें गिरी हुई थी। तो एटलीस्ट रिजवान की इनिंग ने हमें ऐसा टोटल दिया कि जो हम डिफेंड कर पाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मिसबाहुल हक साबिक कप्तान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पाकिस्तान की कल की परफॉर्मेंस के हवाले से अपने कमेंट्स और जो एनालिसिस थे वो हमारे और आपके साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और पंजाब के किसान एक मरतबा फिर से सरापा एहतजाज है, इनके क्या मुतालबात हैं बताएंगे आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हो नाज़रीन। पंजाब के किसान एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं। अब उनकी मंजिल लाहौर का ठोकर न्याज बेग चौक या फिर पंजाब असेंबली नहीं बल्कि अब किसान डी चौक और खियाबाने चौक में मजमा लगाए बैठे हैं। किसानों के इस एहतजाज पर कई सवाल आते हैं। सवाल यह है कि किसानों को सस्ती खाद, गंदम की इमदादी कीमत और गन्ने की कीमत समेत तमाम मसाइल सूबाई हुकूमत के जिम्मे हैं। सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ किसानों के एहतजाज के मकासद क्या है? क्या किसान महज सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पंजाब हुकूमत ने पीटीआई मार्च से कबल वफाकी हुकूमत की काबिलियत का जायजा लेने के लिए किसानों को लॉन्च तो नहीं किया? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सिचुएशन क्या है शहर इक़्तिदार की और मकासद और मुतालबात क्या है किसानों के, जान लेते हैं। हमारे न्यूज रिपोर्टर अवैस इस वक्त मौजूद हैं शहर इक़्तिदार में। जी अवैस, गुड मॉर्निंग। बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत के निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या ये पुरअमन एहतजाज है? जी नहीं भैया, क्योंकि आज किसानों का दूसरे रोज़ में जो एहतजाज है वो दाखिल हो चुका है। किसानों के जो मुतालबात हैं कि गंदम की जो कीमत है वो 4000 रुपये मन, इसके अलावा जो गन्ना है वो 400 रुपये मन, इसके अलावा जो खाद और यूरिया जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है जिसकी कीमत हुकूमत की जानिब से 1800 और 800 रुपये है, लेकिन वहाँ पर उनको 9000 से 13000 रुपये में इस वक्त मिल रही है। इसके अलावा बिजली के जो ज़ायद बिल आए हैं जहाँ पर 70,000 80,000 ट्यूबवेल का बिल था, अब वो बिल 1.5 लाख रुपये तक जा पहुँचा है। किसानों का क्योंकि ये मुतालबात है कि हुकूमत कोई जो आर्डर है वो जारी करे। गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ कब जब ये किसान यहाँ पर आए थे तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात करवाएंगे और मुमकिन कोई आर्डर हुकूमत की जानिब से जारी करा दिया जाएगा, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बायस आज जो किसान है वो दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रखे हुए हैं। लेकिन आपकी बात क्योंकि विफाक अब किस हद तक इस पर अमल दरामद करवा सकता है, क्योंकि बजाय इसके कि लाहौर में ये एहतजाज होता लेकिन शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई कर दी गई है। तमाम तर जो रास्ते थे वो ब्लॉक कर दिए गए। हज़ारों की तादाद में किसान इस वक्त मौजूद हैं और इंतज़ामिया की जानिब से 2 दफ़ा से कबल मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात का हल जो है वो नहीं निकला। अब किसान जो है वो डट चुके हैं कि जब तक वफाकी हुकूमत कोई मुनासिब आर्डर नहीं जारी करती तब तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से कोई हैपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है? एहतजाज के खत्म होने के कुछ इम्कानात ऑब्वियसली उसके बाद ही पैदा होंगे, तो मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे इकट्ठे? जी बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि गुज़श्ता राज हमने देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से बारहा इनसे मुज़ाकरात किए गए, लेकिन किसान ताहाल मुज़ाकरात से इनकारी हैं, क्योंकि किसानों का ये मुतालबा है कि जब तक हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पर कोई नहीं आता तब तक मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। इंतज़ामिया की जानिब से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, लेकिन किसान जो हैं वो मुज़ाकरात से इनकारी हैं कि जब तक हुकूमती नुमाइंदा, वज़ीर दाखिला या कोई हुकूमती नुमाइंदा आए तो उनसे ही मुज़ाकरात यहाँ पर ये भी बात की जा रही है, टाइम कम है इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, ये भी मुसलसल बात की जा रही है कि किसान सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या इस हवाले से शहर इक़्तिदार की फ़ज़ा या माहौल क्या है, क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब गुज़श्ता ये धरना लेकर आए थे पिछली दफ़ा तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा कोशिश की गई थी कि किसानों की हमायत भी की गई और शाह महमूद कुरैशी भी इनके पास आए थे ताकि वो इनको मज़ीद उकसा सकें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त अपने मकासद थे कि वो भी लॉन्ग मार्च की तैयारी में थे और इम्कान था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको अपने साथ शामिल कर रहे, लेकिन तब हुकूमत की जो हकमत अमली थी उसको उसने नाकाम बना दिया और किसानों को बहुत शुक्रिया वैस, आप हमें अपडेट करे थे इस्लामाबाद से, जहां पर किसान सरापा एहतजाज है और उनके कुछ सादा से मुतालबात हैं जिनकी मंजूरी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। ज़राई राजी पर तामीरात हुकूमतों के ज़राई मशीनरी पर टैक्स खत्म किया जाए, अच्छी खाद किसानों को फराहम किया जाए और इसके साथ साथ दीगर मुतालबात हैं। मुज़ाकरात अब देखें कब होते हैं। बहरहाल शहर इक़्तिदार के बाद रुख करते हैं शहर कायद का, जहां एक बार फिर से स्ट्रीट क्रिमिनल्स और टारगेट किलर्स खुलेआम घूम रहे हैं। दहशतगर्दी भी यहां पर उसके भी वाकयात देखे जा रहे हैं। टारगेट किलर्स का निशाना अब की बार गैर मुल्की है। जामे कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, हादसा पेश आया, जिसके बाद बुध को शहर कायद के इलाके सदर में डेंटल क्लिनिक पर नामालूम शख्स की फायरिंग से एक गैर मुल्की हलाक जबकि खातून समेत 2 गैर मुल्की जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया कराची के इलाके सदर में डेंटल क्लिनिक पर पेश आया।
आया, जहां फायरिंग के नतीजे में दोहरी शहरियत के हामिल 2 गैर मुल्की जख्मी हुए। हमलावर मरीज बनकर क्लिनिक में आया और कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर मौका देखते ही इसने गैर मुल्की शहरियों पर फायरिंग शुरू कर दी। सवाल यहां पर अब यह बनता है कि शहर कायद में गैर मुल्की अफराद को निशाना बनाने वाले अनासर कौन से हैं? इन अनासर के पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? शहर कायद को लावारिस क्यों छोड़ दिया गया है? यकीनन सूबाई और विफाकी हुकूमतों को कराची के मामले पर संजीदगी से सोचना होगा। अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? उधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद की जेरे सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क में दहशत गर्दी को किसी सूरत दोबारा सर ना उठाने के अज़्म का इजहार किया गया है। बहरहाल ये तो शहर कायद का हाल था, इस हवाले से हमने आपको बताया भी। दुआ है, दरख्वास्त है विफाक से, सूबाई हुकूमत से कि शहर कायद के हालात कब बेहतर होंगे, खुदारा कुछ किया जाए। एक और दिल दहला देने वाला वाकया, एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। बात करी सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। तो नाजरीन, जवान बेटी के जनाजे को कंधा देना और उस बेटी को कंधा देना जो कि नाकर्दा जुर्म की सजा में कत्ल की गई हो, किसी बाप के लिए सबसे मुश्किल लम्हा यही होता है। सारा इनाम के वालिद ने इस मौके पर क्या कहा, किन हालात में, एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। 1 महीना पहले ये बच्ची मेरे साथ थी और मेरे साथ बाहर घूम रही थी और 1 महीने के बाद ये हशर हो गया। मेरी इमेजिनेशन में, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये चीज़ नहीं आ सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ये होगा, जिसको मैंने बहुत लाडों से प्यारा था। ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा था। मैं इसको रोज़ाना इससे मैं बात करता था, चाहे मैसेज या बातों से। ये 10 साल से यूएई में थी और शी हैज़ डन सो वेल। इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा। सर, इंतहाई अफसोसनाक सॉरी सर कि सारा वाज द मोस्ट एजुकेटेड गर्ल। आई थिंक ये मनाजिर देखना भी बहुत तकलीफ दे है मेरे लिए, आप तमाम लोगों के लिए। नाज़रीन, सारा इनाम तो आज मनो मट्टी तले सो गई, मगर उसका कत्ल हमारी ज़मीर पर बार बार दस्तक दे रहा है। ये सवाल पैदा हो रहा है हर एक के दिल में कि हमारा माशरा किस जानिब बढ़ रहा है। यहाँ तो औरत के तहफ़्फ़ुज़ का सबक पढ़ाया जाता है, मगर यहाँ हमारे मुल्क में बेटियाँ गैर महफूज क्यों? नूर मुकद्दम से लेकर सारा इनाम तक किस दर्द को बयान करें, कौन सा दुखड़ा सुनाए? सारा इनाम एक सादा सी लड़की, किताबों के साथ दिल लगाने वाली। उसकी शादी की वीडियोस आई एम श्योर आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, और जो सारा की मुस्कान उन वीडियोस में देखी जा रही है वो दिल चीर कर रख देती है। सारा की कब्र की वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, बात करेंगे यूक्रेन पर हमला करने के बाद से मगरबी ममालिक ने रूस पर गैर मामूली पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिससे मॉस्को बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और मईशत को सपोर्ट करने के लिए एशियाई ममालिक में बरामदात की कोशिश भी की जा रही है। उधर गुज़श्ता बरस अगर बात की जाए अमरीकी इत्तेहाद फोर्सेस के इनखला के बाद, तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अफगानिस्तान में इक़्तिसादी बहरान पैदा हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर अफगान अमूर ताहिर खान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऐसा टाइम दिया हमारे प्रोग्राम को। अच्छा, रूस और अफगानिस्तान के माबैन जो मुआहिदा है, आलमी दबाव का शिकार दोनों ममालिक, क्या आप इम्पैक्ट या क्या असरात देखते हैं इन पर? बहुत शुक्रिया आपका। इनके कई पहलू है। अगर असरात के हवाले से बात की जाए कि दोनों के लिए, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि न सिर्फ रूस पे पाबंदियां हैं बल्कि तालिबान हुकूमत पर भी पाबंदियां हैं। तालिबान हुकूमत का जो बैंकी निज़ाम है उस पर पाबंदियां हैं। वो दुनिया के किसी मुल्क से मुआहिदा नहीं कर सकते, पैसों का लेन देन नहीं कर सकते। लेकिन दोनों ने जो मुआहिदा किया है गो कि वो आर्जी है और बाद में एक बाज़ाब्ता एक मुआहिदा भी होगा। इस लिहाज से जो आपने कहा ना कि क्या क्या इसके असरात होंगे, एक तो ये है कि रूस को तो मौका मिलेगा कि जो उनके पास गंदम है, उनके पास गैस है, उनके पास तेल है, डीजल है, और इसी मुआहिदे में ये 3 चीज़ें जो है वो अफगानिस्तान को वो दी जाएंगी आइंदा 1 साल तक। तो एक लिहाज से उनके जो बरामदात पे थोड़ा सा मसला रूस का हुआ था वो किसी हद तक अफगानिस्तान को जब उसके बरामदात होंगे। दूसरी बात
कि जो तालिबान हुकूमत में भी पाबंदियां है वो कारोबार नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी अच्छा है कि एक तो कम कीमत पे लेना है, तो गंदम भी, फिर तेल भी, फिर तो लिहाजा दोनों के लिए। फिर तालिबान जो आइसोलेट है इस वक्त दुनिया में, तो उनके साथ उस तरह ताल्लुकात नहीं है लोगों के पास, किसी ने तस्लीम भी नहीं किया। तो किसी हद तक ये जो मुआहिदा हुआ है, एक रूस तो बहुत बड़ा मुल्क है जैसा भी है, सलामती कौंसिल का मेंबर भी है, तो तालिबान के लिए भी एक बुनियाद फराहम करती है कि किस तरीके से अपने आप को आइसोलेशन से निकालकर दीगर ममालिक के साथ उनके इसी तरह मुआहिदे हो। अब ये मालूम नहीं कि पैसों के किस तरह पैसे दिए जाएंगे, उस पर कुछ बताया नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में इक्तिसादी लिहाज से भी और ताल्लुकात के लिहाज से भी ये मुआहिदा दोनों के लिए अहम है। अच्छा ताहिर साहब, अफगानिस्तान अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की बजाय रूस या फिर चीन पर इन्हिसार करने जा रहा है, कर सकता है, और ये उसके हक में बेहतर होगा? तालिबान के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं कि अपने लिए जो मुतबादिल या दीगर रास्ते तलाश करे। मेरी नज़र में अफगानिस्तान के लिए अच्छा भी है कि वो शराकतदार तलाश करे। अफगानिस्तान चूंकि लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ पर समंदर नहीं है, तो वो पाकिस्तान के जरिए 1965 में जो मुआहिदा हुआ था ट्रांजिट रेट, उसी को इस्तेमाल करते हैं दुनिया से बरामदात के लिए भी, दरामदात के लिए भी। फिर 2010 में वही मुआहिदा ये फिर रिवाइज हुआ, अभी उनकी मुद्दत खत्म हो गई है, उन पर अभी नया मुआहिदा होना है, क्योंकि तालिबान के साथ आप मुआहिदा भी नहीं कर सकते, क्यों किसी ने तस्लीम नहीं किया। लेकिन ये मेरी नज़र में अच्छा है कि तालिबान के लिए मुतबादिल रास्ते मिल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो तरसील होगी गंदम वाली, तेल वाली, गैस वाली, तो ये ट्रकों के कंटेनर के जरिए और रेल के जरिए होगी। तो अच्छा है मेरे ख्याल में कि तालिबान और अफगानिस्तान में कल कोई और हुकूमत होगी तो उनके लिए दीगर वो एक इन्हिसार नहीं रहा एक या दो ममालिक पे, बल्कि रास्ते उनके लिए। और आपको याद हो कि चंद दिन पहले चीन से एक माल गाड़ी होते हुए किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान को क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान का जो बल्ख सूबा है शुमाल में, वहां पर वो ट्रेन आ गई है। तो एक लिहाज से, और ये सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद, खित्ते के लिए भी अच्छा है कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, ये माशी और इक़्तिसादी इस तरह की चीजें। यहाँ पे अपडेट भी कर देते हैं कि जो मुआहिदा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके मुताबिक अफगानिस्तान को 10 लाख टन पेट्रोल, 10 लाख टन डीजल, 5 लाख टन LPG और 20 लाख टन गंदम फराहम करना मुआहिदे में शामिल है। अच्छा सर, काबुल और जो मास्को की कुर्बतें हैं, इसका इस्लामाबाद पर क्या इम्पैक्ट आएगा या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? तो माफ कीजिएगा, सवाल थोड़ा दोबारा कीजिएगा। सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि काबुल और मास्को की जो आपस में कुर्बतें हैं, इसका हमारे खित्ते में, इस्लामाबाद में क्या इम्पैक्ट आएगा या असरात हो सकते हैं? ये इनका मुस्बत असर होगा। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका और उनके इत्तेहादी, चूंकि आजकल रूस के साथ मामला भी जरा थोड़ा सा वो यूक्रेन के मसले पे, तो वो तो जरूर उसको मॉनिटरिंग करेंगे। उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज भी है कि रूस और तालिबान जो है अपने लिए इसी तरह मुआहिदा कर सकते हैं, मैसेजेस भी है। लेकिन मेरी नज़र में खित्ते के लिए इसलिए अहम है कि जो यहाँ पर कनेक्टिविटी है, जो पाकिस्तान भी उनका बड़ा हामी है, कनेक्टिविटी, एक दूसरे को मिलाना जो है, एहतिसाल जो है, ये उनके लिए अहम है कि अब रूस से होते हुए माल जो है, जाहिर बात है रूस से डायरेक्ट तो उसका सरहद तो अफगानिस्तान के साथ नहीं है, सेंट्रल एशिया से आएगा ये जैसे आएगा। सर, तो आप नहीं समझते कि मुआहिदे से इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ सकता है? आप नहीं समझते कि अमेरिका अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है? नहीं, अमेरिका पाकिस्तान पे बिल्कुल अभी भी करता है। और आप ये जो अभी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, उसमें ठीक है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तनाजुर में ना देके और डायरेक्ट करे मामला। लेकिन अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की जरूरत हुई, आपको याद होगा 2017 अगस्त में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया था अपनी पॉलिसी जनूबी एशिया के लिए, तो पाकिस्तान के बड़ी उन्होंने मजम्मत की थी उसमें। फिर 2018 का यकम जनवरी का जो उनका ट्वीट था पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो भी बड़ा सख्त ट्वीट था। लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी कि 2018 में तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने हैं, क्योंकि उन्होंने जाना था, तो पाकिस्तान की मदद लेकर के मुज़ाकरात शुरू हुए 2018 में अक्टूबर में। और फिर जब पूरा 18 महीने का सिलसिला रहा, तो बार बार ज़ल्मे खलीजात पाकिस्तान क्यों आता था, अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान के लिए? इसलिए कि उनको मालूम था कि पाकिस्तान के रोल और किरदार के बगैर अफगानिस्तान में मुआहिदा और उनका, तो पाकिस्तान का रोल ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी बात है कि अमेरिका और पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात में अमेरिका को भी एहसास हो गया है
कि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान वाली बात तो नहीं है, ये खित्ता है और खित्ता बड़ा हम है। तो लिहाजा अब ये जो बिलावल भुट्टो अभी तक अमेरिका में है और रोजाना मुलाकातें कर रहे हैं, तो अमेरिका ने अगर पाकिस्तान को रिस्पांस किया है तो उनको एहसास हो गया है कि पाकिस्तान के बगैर उनको भी मुश्किलात आ सकती है। तो बहरहाल पाकिस्तान पे मेरी नजर में पाकिस्तान का वो जो रोल है अफगानिस्तान के हवाले से इक्तिसादी हो, क्योंकि अभी भी सारा माल तो 2600 किलोमीटर बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, माहिर अफगान अमूर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, पूरे ये जो मामला है इसके ऊपर अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर करते। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान दफ्तर खारजा के कानूनी मशीर ने कहा कि आफिया सिद्दीका की रिहाई के लिए अमेरिका से असर-ए-नौ सिफारती कोशिशें की जा सकती हैं। दफ्तर खारजा इस मामले को सिफारती सतह पर उठा सकता है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को हमारे अटॉर्नी जनरल भी खत लिख सकते हैं। दफ्तर खारजा सिर्फ सिफारती महाज पर कोशिश कर सकता है, कानूनी महाज को वजारत दाखिला ने देखना है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर आफिया सिद्दीका की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया साहिबा, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। अदालत में दफ्तर खारजा की यकीन दहानी, और आप समझती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी साहिबा को रिहाई के लिए मजीद एफर्ट करेगी, मजीद कोशिश करेगी? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया अपना मौक़िफ़ बताने को। देखिए, आफिया का केस जो है, जैसे कि दफ्तर खारजा ने भी ये बात अदालत में कबूल की कि ये सिफारती ताल्लुकात और मतलब एक डिप्लोमेटिक चैनल से बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकता है। अब उसके कानूनी जो पेचीदगियां हैं, उन्होंने ये कहा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से होता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऑलरेडी वो सारी जैसे ट्रीटीज वगैरह का होता है तो वो ऑर्डिनेंस और वो सब पास कर लिया है और कैबिनेट के थ्रू भी हो चुका है। तो अब तो वही सिफारती वो है कि ये सब चीजें हमारी अंदरूनी तौर पे हो गई हैं। अब दफ्तर खारजा ने अमेरिका से बात करनी है, और ये तो किस तरह से बात की जाए और कैसे की जाए ये तो पॉलिटिकल विल के ऊपर है ना। फौजिया, आप ये समझती हैं कि ये कोशिश नहीं की जा रही है, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी फॉल्ट है तालिबान की? देखें ना, एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, तालिबान ने किस तरीके से अपने साथी की रिहाई करवाई, अमेरिका ने वापस भेजा। तो पाकिस्तान डॉक्टर आफिया के मामले में अब तक कामयाब क्यों नहीं हो पाया? इतना अरसा बीत गया। Our leaders value a Pakistani citizen. आपकी एक कसौटी है जो सबके सामने खोल खोल के दिखा रही है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लीडर्स एक पाकिस्तानी सिटीजन को कितनी वैल्यू देते हैं। एक आप एक कौम की बेटी को कितनी वैल्यू देते हैं। क्या उनकी नजर में उनकी बंदी, जिस तरह देखें अमेरिका के रेमंड डेविस साहब खुले आम दिन दहाड़े हमारे लोगों को मार देते हैं, अमेरिका कहता है ही इज आवर मैन। इंडिया की खातून को अमेरिका बंद करता है, इंडिया कहती है शी इज आवर डॉटर, वी वांट हर बैक। व्हेन विल पाकिस्तान से कि पाकिस्तानी सिटीजन्स हमारे हैं? वो कब इस चीज को बजाय पुकारी बनने के वो एक दफा बेटी के लिए स्टैंड ले, पीछे इज्जत खुद आएगी। आप देख लें, तालिबान का आपने एग्जाम्पल दिया, क्या उनके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है? क्या वो प्रॉब्लम में नहीं है? लेकिन उन्होंने कहा हमारे इंसान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, पहले हम उनको लेंगे, बाद में ये सारी चीजें मुद्दे और सब चीजें, एक राह बंद होती है 10 दरवाजे खुलते हैं। इट इज कम्स डाउन कि हमारे दफ्तर खारजा के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीजन। अच्छा, लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से? आप क्या शेयर करेंगी, और किससे, हुकूमत में से आप किससे राब्ते में आए उनकी रिहाई के हवाले से? कोई उम्मीद है आपको अभी, या वो भी आप खो बैठी हैं बेटी के इंतजार में? माँ मनो मट्टी तले जा सोई। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। It's a very unfortunate situation. It's a very sad situation, and it is very degrading for the entire federation of Pakistan. You can't even get an innocent daughter, yet every other day you are giving आप अपने उनके सबके सारे जमाने के जो है कातिल और हर किस्म के लोग जो है उनको तो आप दे रहे हैं थालियों में रख के, बट इट इज अ शेमफुल सिचुएशन। अच्छा, जहां तक रही मेरी उम्मीद, तो देखें हमारा ईमान आफिया की ऑडियंस ने हमें एक चीज बताई, इट इज द स्ट्रगल दैट वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर। मेरा काम
कोशिश करना, रिजल्ट अल्लाह ने देना है और उस दौरान जितने लोग रुकावट बनते हैं उनको भी अल्लाह ताला ने देखना है। उसकी लाठी बेआवाज जरूर, लेकिन पोएटिक जस्टिस आप लोगों के सामने मिसालें मौजूद हैं। आप ये को यहाँ से किसने उठाया, वो उसको क्या हो रहा है, क्या हुआ, यू नो। सो इट्स अनफॉर्चुनेट टू मी टू रियलाइज दैट कहने को आप लोगों को लग रहा है कि इट्स वन पाकिस्तानी, नो, दिस इज द डॉटर ऑफ पाकिस्तान। खुद आपने कहा है पाकिस्तान का हर फर्द कहता है कि वो हमारी आफिया है। सो यू नो, ये चीज है कि अगर ये चीज रियलाइज कर ले और ये प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल पे करें तो मैं समझती हूँ, मैं really समझती हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने लीगल एक्सपर्ट से मैंने बात की, यकीन जाने जब से कोर्ट ने ये कहा है कि आप कम अप विद वेज और वो, तो मैं पूरी दुनिया के लीगल एक्सपर्ट से दोबारा से बात कर रही हूँ, लॉ कन्वेंशंस में भी जा रही हूँ, एंड सबका एक ही ये है कि इट इज वेरी इजीली डूएबल, और अमेरिका नहीं चाहता आप लोग को रखने को, और वो एक एमिकेबल सोल्यूशन पे आना चाहता है, बट द पाकिस्तानीज आर नॉट कमिंग टू द टेबल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और बड़ी ही एक दिल दुखाने वाली एक सिचुएशन हो रही है इस वक्त, और इस पर हुकूमत को, हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको ज़रूर फोकस रखना चाहिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा एक तवील अरसे से अमेरिका की कैद में हैं, कब उनकी वापसी होगी अभी भी उम्मीद उनकी फैमिली बांधे हुए बैठी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, और ब्रेक में ज़रा सोचिएगा, एक सरकारी स्कूल के बारे में जब आप सोचते हैं या तस्वुर में लाते हैं तो आपके जहन में किस तरह का खाका आता है, उस खाके से टोटल ऑपोजिट पिक्चर आज हम आपको न्यू पाकिस्तान में दिखाएंगे। साथ रहिए। न्यू पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो ब्रेक से पहले मैं टीज करके गई थी कि आपने खाका एक इमेज जरूर बनानी है। पाकिस्तान में दूर दराज इलाका और सरकारी स्कूल के साथ टूटी कुर्सियां, टाट, मैले कचैले कपड़ों वाले बच्चे जहन में आते हैं जब भी हम सरकारी स्कूल के बारे में सोचते हैं। मगर इस देश में पेशावर के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने तालिबे इल्मों को एसी लगे ठंडी क्लासरूम्स, सोलर सिस्टम, लंच रखने के लिए फ्रिज, खाना गर्म करने के लिए ओवन जैसी सहूलियात फराहम करके निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुलबहार में प्रिंसिपल परवेज मरवत साहब ने मॉडल स्कूल बनाने के लिए सरकारी फंड्स का इस्तेमाल किया है, और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुलबहार के तालिबे इल्मों को पेंशर्स टाई में देखते हुए किसी निजी तालीमी इदारे का गुमान होता है। तस्वीर भी आप इस वक्त वीडियो में देख सकते हैं, और बिल्कुल सही तरीका, एक तर्ज इस्तेमाल की गई है एक सरकारी स्कूल को बेहतरीन बनाने के लिए। इसी हवाले से बात करेंगे, इसी स्कूल की मेंटेनेंस के हवाले से, इनिशिएटिव्स के हवाले से। गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलबहार के प्रिंसिपल परवेज मरवत साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। परवेज साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके टाइम के लिए, और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूंगी। अच्छा, सरकारी स्कूल में अमूमन टूटे बेंच, पुरानी कुर्सियां, टाट, बहती नाक वाले बच्चों का एक तस्वर, एक खाका जहन में आ जाता है। आप जो ये इनकलाब लाए हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? बहुत मेहरबानी मैडम आपके चैनल का भी कि आपने एक सरकारी स्कूल हाईलाइट करने की कोशिश की। बेसिकली मौजूदा हुकूमत जो है केपी में वो बेहतर तालीम देने की को काफ़ी तवज्जो दे रही है, और इसकी कोशिश है कि गरीब के बच्चे को उसकी दहलीज पर एक बेहतर और मयारी स्कूल उसको मिल जाए। बेसिकली मौजूदा हुकूमत ने हमें काफ़ी फंड्स भी दिए, फंड दे भी रहे हैं, और उसका सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो कोई भी सरकारी स्कूल किसी भी प्राइवेट इदारे से पीछे नहीं रह सकता। दूसरी बात, यहाँ पे मैं दिसंबर 2021 में आया था एज ए प्रिंसिपल, और यहाँ पे हुकूमत ने काफ़ी फंड दिया था, लेकिन बदकिस्मती से इसको कोई खर्च करने वाला, यूटिलाइजेशन करने वाला कोई नहीं था। तो जितना भी फंड यहाँ पे अवेलेबल था, उस सारे फंड को मैंने प्रॉपर एक कमेटी के थ्रू पेरेंट टीचर काउंसिल से मैंने अप्रूवल ले ली, और फिर इसके लिए मैंने मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई। ये फ़ंड जो हुकूमत हमें देते हैं, हुकूमत ये बार बार हमें कहते हैं कि आप लोग ये खर्च करें बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, और सरकारी स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैंने कमेटी बनाई, मैंने क्लासेस में LED लगाए, और उस LED के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं
इसके बाद बच्चों 4-5 क्लासेस में 6 क्लासेस में मैंने स्प्लिट AC भी लगाए। इसके अलावा बच्चों के लिए रेफ्रिजरेटर भी ले लिया, उसमें बच्चे लंच रखते हैं और जब ब्रेक का टाइम होता है तो वही लंच उठा के माइक्रो ओवन में गर्म करते हैं। इसके अलावा काफ़ी मौजूदा हुकूमत ने इस स्कूल को जो नया बिल्डिंग अभी बना है, नया फर्नीचर भी मुझे दिया, सारे 800-900 टेबलेट चेयर दिए, बहुत ताउन की और मेरे इस सारी कामयाबी के पीछे मौजूदा। अच्छा परवेज साहब, एक सरकारी स्कूल के पास इतना बजट होता है कि ऐसी तब्दीलियां लाई जाएं बड़े पैमाने पर? बहरहाल बहुत अच्छी तब्दीली है। बेसिकली हमारे सूबे के जो वज़ीर आला साहब है महमूद खान, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर शाहराम तरक्की, सेक्रेटरी एजुकेशन साहब है मोहतसिम बिला साहब, और जिस साल के में मैं यहाँ पे ये स्कूल है इसका जो मिनिस्टर है ये कामरान बंगट साहब काल का है, और कामरान बंगट साहब ने मुझे एज ए मिशनरी ये स्कूल दिया था और कह रहे थे कि आपने इस स्कूल को एक मिसाली इदारा बनाना है, हम सब आपके साथ हैं ताकि हम दूसरों को भी। लेकिन आपने जो सवाल किया कि दूसरे भी जो तालीमी इदारे हैं, अगर सब सरबराहान किसी भी चीज़ को जैसे हम अपने घर को अपना घर समझते हैं इसलिए हम उसका ख्याल रखते हैं, हम अपने घर का, अगर किसी इदारे को सरकारी इदारे को हम अपना घर अपना समझ लें कि इदारा मेरा है, ये किसी और का नहीं है, मैंने इसके लिए काम कर दें, तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है। अच्छा परवेज साहब, दीगर सरकारी स्कूलों में ऐसी तब्दीलियां क्यों नहीं आती हैं? वहां पर आप जैसे लोग अगर मौजूद हों तो फिर क्या ही बात हो जाए। जो ही मैं आया मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए स्टूडेंट डायरी प्रिंट की, जो हम प्राइवेट स्कूलों में 200-250 रुपये पे देते हैं। इसमें बच्चे डेली बेस पे होमवर्क टीचर्स देते हैं और बच्चे वो अपने पेरेंट्स से साइन करके लाते हैं, पेरेंट्स और टीचर के दरमियान एक कॉन्टेक्ट रहते हैं। इसके अलावा एक टीचर डायरी भी मैंने प्रिंट किया है। इसमें टीचर हर पीरियड का जो मजमून वो पढ़ाते हैं, जो टॉपिक पढ़ाते हैं, वो इसमें इसका इंदराज करते हैं और ये बाकायदगी से मैं खुद चेक करता हूँ या मुख्तलिफ इंचार्ज मैंने बनाई है। एक तीसरा स्टेप मैंने लिया है वो अपने तरफ से कि एक इंग्लिश ग्रामर ये 6 से 10 तक मैंने शुरू किया है इन बच्चों के लिए। अब हम डेली बेस पर 2 इंग्लिश क्लासेस पढ़ाते हैं, एक ग्रामर का अलहदा क्लास पढ़ाते हैं बच्चों को और टेक्स्ट का अलहदा। तो 6 से 10 तक जितने भी बच्चे हैं हम उसको डेली बेस पर ग्रामर पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, अरेबिक ग्रामर, ताकि बच्चों का जो बेसिक जो है वो ग्रामर है। तो सहूलियात के अलावा यानी हमारा सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यानी एकेडमिक है अभी। इसके अलावा बच्चों के लिए स्कूल के लिए जो मैंने नेट सोलर मीटरिंग भी इंस्टॉल किया है। ये मेरा बिल है स्कूल का, ये मेरे ख्याल में ये 232 है, 232 रुपये बिल आया है। अच्छा। और इस पे मैं 3, 4, 5 AC भी चलाता हूँ, रेफ्रिजरेटर, ओवन, वाटर पंप्स, लाइट्स वगैरह रात को भी। तो इसके अलावा फैसिलिटीज़ के अलावा हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो एकेडमिक है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब यही सरकारी स्कूल। थैंक यू सो मच परवेज मरवत साहब, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। यकीन जानिए आपसे बात करके अच्छा भी लगा, इसलिए मैंने फरमाया ना पहले कि अगर कुछ मजीद आप जैसे लोग आ जाएं तो हमारे जो स्कूल का निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन आई एम श्योर कि आपका फोकस स्कूल की ज़ाहिरी शक्ल बेहतर करने के साथ साथ बच्चों का जो मयार तालीम है वो भी करने पर उतना ही फोकस होगा। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ नाज़रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। बचपन में वालिदैन अपनी औलाद के प्यार को हम देते हैं, दुआएं देते हैं अपनी औलाद को और सलामती की दुआएं देते रहते हैं, लंबी उम्र की दुआएं देते हैं माँ बाप अपनी औलाद को। मगर इस कुरार्स में एक ऐसा ख़ानदान है जिसको ये दुआएं खूब रास आ रही हैं। अमेरिका में ये ख़ानदान मौजूद है और 389 साल की मजमूई उम्र पाने वाली 4 बहनों को मुअम्मर तरीन जिंदा सिबलिंग्स में उनका नाम शामिल किया गया। इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये बहनें आ चुकी हैं। और इन 4 अमरीकी बहनों की अगर मुश्तरका उम्र देखी जाए तो ये 389 साल होने के बाद उन्होंने जिंदा बहन या भाइयों की सबसे ज्यादा मजमूई उम्र का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। और इन 4 बहनों में 101 साल ऑर्बलिन है, 99 साल की मार्सिन जॉनसन है, 96 साल डोरिस जॉनसन है और 93 साल
जॉनसन शामिल हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हुकाम ने 1 अगस्त 2022 तक इन चारों बहनों की मजमूई उम्र 393 साल और 197 दिन होने की तस्दीक की है। रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके मुताबिक ये चारों बहनें इंग्लैंड की काउंटी में पैदा हुई थी और इन सबको मौसीकी से बहुत लगाव है, उसका बड़ा शौक है। अब ये बहनें अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद हैं। तो ये वीडियोस और कुछ तस्वीर हम आपके साथ शेयर करें। आई होप सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको भी दिलचस्प लगा होगा। बहरहाल प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और आज रूह अफ़ज़ा के किचन में क्या बनने जा रहा है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक रूह अफ़ज़ा के किचन में खुशामदीद। और जी हाँ, आज किचन में हुमा मैं आने से अपने आप को रोक नहीं सकी, इतने कलरफुल, इतनी खुशबूदार। क्या बना रही हैं आप? अच्छा जी, आज लेबनीज़ स्टाइल चिकन जो है वो ग्रिल्ड चिकन मैं बना रही हूँ और इसके लिए चिकन जो है वो मैंने बोनलेस थाई का चिकन लिया था और उसको मैरिनेट कर लिया था। धनिया लगाना है जी आपने उसके ऊपर खूब सारा, इसके अलावा टमाटो पेस्ट लगानी है, ऑरिगेनो लगाना है, पेपरिका लगाना है, सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है और लेमन जूस लगाना है। वेरी गुड। थोड़ा सा चॉप गार्लिक लगा लीजिए साथ में और जीरा पाउडर लगा लें और उसको मैरिनेट करके आपने रख देना है। चाहे तो आप पूरी थाई का पीस जो है उसको मैरिनेट कर लें, मैरिनेट किया है जो आपने वो आप वैसे ही ग्रिल कर लें। बेशक आप उसको जो है, मैंने जैसे स्कीवर्स पे मुझे पसंद लगता है कि वो इजीली आप सर्व भी कर सकते हैं नबिया, और उसको जो है कुक करना भी आसान है चूंकि उसकी कटिंग छोटी हो जाएगी तो वो गल जल्दी जाता है। ठीक है, लगा के मैंने उसको स्कीवर्स के ऊपर उसको कर लिया है कुक। ग्रिल पैन पे कर ले, आपके पास कोई मौजूद है, अगर ग्रिल है, बारबेक्यू पैट है तो आप बेशक उसके ऊपर ग्रिल कर लें। उसके बाद मैंने इसको ऑलिव ऑयल थोड़ा सा स्प्रे किया था जो ग्रिल पैन है उसके ऊपर, और उसके बाद जो है मैंने उसको कर लिया है कुक। और जो है कुक करके कुछ तो हमने पीसेस रेडी कर लिए, कुछ रेडी हो रहे हैं। साथ में आप कोई सी ब्रेड सर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल्स जो हमने रेडी साइड पे, बिल्कुल एज ए साइड उसको आप वेजिटेबल्स ले लें, टमाटर ले लें, कैप्सिकम ले लें, प्याज ले लें, तो लेमन भी इसमें हाँ लेमन भी ऐड करें तो थोड़ी मज़े की स्पाइसी सी टॉस्ट जो है वो वेजिटेबल्स हम रेडी कर लेंगे साथ में हमारा ये चिकन रेडी हो जाएगा। चिकन जो है बेशक आप किसी भी लिड वाले ग्रिल पैन है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप बारबेक्यू पैट पे करना चाह रहे हैं तो फिर तो बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा नबिया। ठीक है, मार्केट में बस जूस वाले लेमन नहीं है, यही दुख रह गया जिंदगी में अब। और मैं तो हैरान हूं, वेजिटेबल्स की प्राइस देखते हैं ना, वेजिटेबल्स की प्राइस खासतौर पे शिमला मिर्च और ये ऐसी चीजें तो बहुत ही आजकल। अच्छा हुमा, टमाटर हमने सबसे एंड पे ऐड किए, उसको खड़ा वो वेजिटेबल्स अपनी मर्जी के मुताबिक सौते करनी है, सौते करनी है लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करनी। ओके। और साथ में जो है मैंने योगर्ट सॉस बनाई थी। ठीक है, गार्लिक योगर्ट सॉस है जी। गार्लिक आप कर दें, हम इसमें बिल्कुल साइड पे लगा लेते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे लगा लीजिए। अच्छा, गार्लिक योगर्ट सॉस बना लें और गार्लिक आधा उसमें डालेंगे नबी, आधा हम इस प्लेटर में कर लेंगे। उसके लिए गार्लिक लेना है आपने, योगर्ट लेना है, मायोनीज लेनी है और सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ा सा लेमन जूस, कोई सा हर्ब ऐड कीजिए साथ में और उसको जो है मिक्स करके साथ में सर्व और मजे से खाएं, बनाएं। रेसिपी जरूर ट्राई करने, देखने से ही इतना जबरदस्त लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, इसलिए आज मैं अपनी चेयर से उठ के किचन में आ गई हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अमेजिंग रेसिपी शेयर की। हम तो जनाब ये खाने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, आप ट्राई करें तो फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। गुड।